नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आप अच्छे नहीं होंगे तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर आपको जल्द से जल्द अच्छा बना दें। तो दोस्तों, आज हम आप सब लोगों के लिए एक बेहद ही ख़ास पेशकश लेकर के आए हैं। एक नया कार्यक्रम हम जो है वो अपने सोशल मीडिया चैनल्स के तहत जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है किसान विज्ञान। देखिए, ये इसका पहला एपिसोड है और उम्मीद करेंगे यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आगे भी हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। दोस्तों, किसान विज्ञान में हम आपको एक छोटे से एपिसोड में 8-10 मिनट के वीडियो में कोशिश करेंगे कि चलते चलते आपको किसी ऐसे विषय पर जानकारी दे दें जो आजकल काफ़ी जैसे खबरों में रहता है या फिर इंटरनेट पर जो चर्चा में रहता है। तो उसी को लेकर के हमारी टीम के ध्यान में ये ख्याल आया कि हम भी अपने किसान साथियों को लेकर के को जा की जागरूक किसान साथियों की जागरूकता को लेकर के एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के आए, जिस पर हमारी टीम पहले खुद से रिसर्च करेगी और फिर आप सब लोगों की बेहतर जानकारी के लिए जो है अपने चैनल पर अपलोड करेगी। तो उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों को हमारी ये पेशकश पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उस विषय का नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा एक चर्चा का विषय रहता है। तो बहुत चीज़ें इसके बारे में सुनने को मिलती हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है, इसके कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यही सब चीज़ें हम जो है आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोगों को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। तो देखिए, इस सवाल का जवाब मैं सीधे तौर पर तो नहीं दे पाऊंगा कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए, पर उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस निर्णय को लेने में ज़रूर जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का दौर है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो साधारण जो खेती है उसमें अंतर क्या है, कि क्या चीज़ भला क्या है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि इंटरनेट पर और अखबारों में या फिर अन्य कुछ किताबों में भी ज़रूर सुनने को मिलता है, पर लोगों को इसकी खासी जानकारी, अच्छी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अच्छे स्रोत भी तो नहीं है ना जानकारी के। ये कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इत्यादि से मतलब कुछ सीमित सी जानकारी मिलती है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें गलत होती हैं। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी मतलब रिसर्च भी किया और कुछ मैगजीन्स के थ्रू मतलब, तो तभी मैं आपके सामने ये जानकारी पेश कर रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो साधारण खेती है उसमें कोई खासा अंतर नहीं होता है। साधारण खेती में क्या होता है कि हम लोग फसल को बोते हैं, उसके बाद उसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स यानी कि खादों का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद यदि फसल के ऊपर यदि कोई कीड़ा लग जाए या फिर कोई या फंगल अटैक, बैक्टीरियल अटैक ऐसा कुछ हो जाए तो पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं, कीटनाशकों का भी यूज़ करते हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें किसी खाद का यूज़ नहीं होता होगा जी, या फिर किसी कीटनाशक का यूज़ नहीं होता होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी खाद का यूज़ होता है और कीटनाशकों का भी इसमें यूज़ होता है। पर क्या है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कीटनाशक और जो खादें होती हैं वो थोड़ा उनको निर्माण की विधि जो है वो थोड़ी अलग होती है। आप यूं कह लीजिए वहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो है वो इसकी खाद और कीटनाशक बनाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है वो आपको खादों का यूज़ नहीं करना पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में खादें यूज़ होती हैं, पर वो जैविक खाद होती है। जैसे कि जैविक खाद इस प्रकार से कह लीजिए कि जैसे आप घर में फूल गोभी लेकर के आ रहे हैं, तो फूल गोभी में से जो फूल वाला भाग है उसकी तो सब्जी बना देंगे, पर उसका जो डंठल है, उसके जो मतलब अन्य भाग हैं जैसे
उसका तना हो गया गोभी का, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं होता, उसको तो सब्जी में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मोस्टली उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि जैसे एक कंपोस्ट का गड्ढा बना दिया, उसमें जो सब्जी का वेस्ट भाग है या कुछ बचा हुआ खाना है उसको भी उसमें डाल दिया, तो उसको सड़ने गलने तक रखा जाता है। और जब तक वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म, साधारण अवस्था तक नहीं सड़ गल जाता, तब तक उसको उसी में रखा जाता है। जब वो पूरी तरह से सड़ गल जाता है तो उसको जो है वो जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्म है वहाँ पर जो है उसको स्प्रे कर दिया जाता है। और दूसरी बात यदि ये आती है कि हम लोगों को ऑर्गेनिक खेती शुरू कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस बात का निर्णय देखिए आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे पहली बात, हम खेती करते क्यों हैं? या तो केवल अपने यूज़ के लिए करते हैं या तो व्यापारिक इस्तेमाल के लिए करते हैं। तो व्यापारिक इस्तेमाल के लिए तो जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा ज्ञान है, तो हिमाचल में अभी तक व्यापारिक इस्तेमाल के लिए खेती नहीं होती है। हिमाचल में जो एग्रीकल्चर हो रही है वो, उसको विज्ञान की भाषा में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। यानी कि केवल आप गुजारे की खेती करते हैं, हम लोग गुजारे की खेती करते हैं। इसका कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर जो ज़मीनों की जो आकार हैं, हमारी ज़मीनों के आकार बहुत छोटी छोटी माप की ज़मीनें हैं हमारे पास। जैसा हम पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पर एकड़ हो गया आपका, पंजाब में कनाल है ना, और हरियाणा में किला। तो एकड़ किलो में इतने बड़े बड़े खेतों की माप की उनके पास ज़मीनें होती हैं, तो वहाँ पर व्यापारिक खेती बहुत ज़्यादा संभव है। लेकिन हिमाचल में आप देखिए बीघा, बिस्वा और बिस्वांसी इस प्रकार की माप होती है, मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी ज़मीनें हमारे पास हैं, इससे ज़्यादा ज़मीनें हैं नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक गुजारे की खेती करते हैं। तो जैसा मैं अब आपको बता दूं, जैसा हम साधारण खेती जब करते हैं, तो यदि हमारे खेतों में मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूँ प्रति वर्ष उत्पादन होती है, तो यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा खेती करने लग जाएं, तो जहाँ पर साधारण खेती में 10 क्विंटल गेहूँ हम एक सीज़न में उत्पादन कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से वह खेती केवल 4 क्विंटल ही रह जाएंगी। क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो उत्पादन जो है वो प्रभावित होता ही है। तो दूसरा, यदि व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक भी ना भारत में इस चीज़ की खासी मांग नहीं है हमारे बाज़ारों में। यदि आप ऐसा कर दें कि अभी अगले वर्ष जो है ऑर्गेनिक तरीके से मकई की खेती शुरू कर देंगे, और जब आप चले जाएंगे हमारे जहाँ बग्गी, मेरे ख्याल से नेरचौक के पास में अनाज मंडी है, और 10 क्विंटल मकई, ऑर्गेनिक मकई है ना, ऑर्गेनिक मक्की जो है आप अनाज मंडी में लेकर के चले जाते हैं, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बड़ा आश्चर्य होगा कि वहाँ पर, मैं आपको बता दूं, आपको उसका मोल भाव करने वाला कोई व्यापारी मिलेगा भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक जो उत्पाद हैं उनकी मांग बहुत ही ज़्यादा सीमित है। कोई गिना चुना यदि मिल जाए, पर ये जो अनाज मंडियां हैं अभी तक जो है वहाँ पर इसकी मांग नहीं लगती है। और दूसरा, यदि व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, यदि आप ये सोचें कि विदेशों में आप इसको निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हाँ, इतना ज़रूर है कि इस समय पर विश्वव्यापी स्तर पर तो मांग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत है। फलों की भी है, सब्जियों की भी है, और फसलों की भी है, अनाज वाली फसलों की भी है। पर देखिए, बात आती है गुणवत्ता के मानकों की। गुणवत्ता के जो सर्टिफिकेशन होते हैं, क्वालिटी के जो सर्टिफिकेशन होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी बात जब आती है, तो हम यहाँ पर जब भी कोई फार्मिंग करते भी हैं तो उसके लिए
कोई भी खेती जब भी हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के लिए क्या कार्यक्रम होते हैं सरकार की तरफ से, क्या प्रोग्राम्स होते हैं। या तो अनाजों में देख लिया जाए तो FSSAI हो गया, फूड सप्लाई हो गया, ये हल्के फुल्के जो है वो नियंत्रण करते हैं। लेकिन यूरोप में अभी ऐसा नहीं है भाई। यूरोप में जितने भी मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, निजी संस्थाएं हैं। तो वो प्राइवेट एसोसिएशंस जो हैं अभी तक उन्होंने भारत को इस लिस्ट में, इस सूची में शामिल भी नहीं किया है कि भारत जो है वो ऑर्गेनिक खेती का जो है वो उत्पादन कर सकता है। तो यदि आप यूरोप जैसे देशों में, यूरोप जैसे संस्थानों में जाकर के आप अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बेचना भी चाहें तो आप चाहकर भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपको वहाँ के जो क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हैं, जो क्वालिटी के प्रमाण हैं, वो नहीं मिल पाएंगे इस वजह से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी तक गुणवत्ता में जो है वो हमारे देश में अभी तक जागरूकता की बहुत अधिक कमी है। और इस बात के लिए सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, पर अभी तक हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। पर फिर भी मुझे ये उम्मीद है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे चलकर हम इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेंगे। पर फिलहाल में ऐसी स्थिति नहीं है कि यदि हम किसी ऑर्गेनिक फसल का यदि उत्पादन कर भी लें तो हम हम उसको जब बेचने जाएंगे तो व्यापार में उस चीज़ की मांग भी होगी तो नहीं। भारत में मांग क्यों नहीं है, यदि ये सवाल आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा कि भारत में क्यों मांग नहीं है। भारत में मांग इसलिए नहीं है कि जब भी ऑर्गेनिक खेती जब हम करते हैं, जो ऑर्गेनिक उत्पाद जब तैयार होते हैं तो उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी अपने चर्चा में बताया कि जहाँ पर हम सामान्य खेती में एक भूमि में जहाँ पर हम 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती में वहाँ पर केवल 4 क्विंटल ही गेहूं का उत्पादन हो पाएगा। जब गेहूं का उत्पादन कम होगा तो इसका मतलब इसको उत्पादित करने का तरीका भी तो बहुत कठिन होगा ना। उसको उत्पादित करने के लिए भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। जब इतना ज़्यादा मेहनत लगेगी तो स्वाभाविक सी बात है। और जब उसका उत्पादन भी तो प्रभावित हो रहा है और नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो रहा है, 10 क्विंटल की जगह पे 4 क्विंटल ही जब फसल का उत्पादन होगा तो बहुत ज़्यादा महंगी भी तो वो फसल होगी। तो इसलिए भी जो है वो भारत में महंगी चीज़ों की फ़िलहाल के लिए डिमांड नहीं है। पर हाँ, भविष्य में ये ज़रूर हो सकता है, पर अभी तो नहीं है। पर वो अभी ये कहना भी मुश्किल है कि हम कब ऐसी स्थिति में होंगे कि जब हमारे बाज़ारों में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग होगी, तो ये अभी तक तो नहीं कहा जा सकता है। तो इस बात से आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि अभी आपके लिए जो है वो ऑर्गेनिक खेती करने का समय आ चुका है या नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस बात का जवाब मैं सीधे तौर पर नहीं दे पाऊँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे कार्यक्रम का ये प्रथम एपिसोड पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी, आपके परिवारजनों तक भी ऐसी जानकारी पहुंचे तो आप अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी दोस्तों से आज अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।